हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में। पहला तो ज्योग्राफी देखेंगे और दूसरा साइंस देखेंगे, ठीक है। और इस बुक से रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, और ज्योग्राफी का पहला टॉपिक दिया गया कि भारत एक परिचय। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मिस्टेक है। भारत जो है अगर हम मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में देखें, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध होना चाहिए था। अगर ऑप्शंस में उत्तर पूर्वी गोलार्ध ना हो तब वहाँ पे आप उत्तरी गोलार्ध को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस अकॉर्डिंग देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां, जबकि जनसंख्या के स्थान पे दूसरा स्थान आता है विश्व में, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। जब ये 7वें स्थान पे आता है तो भारत जो है वो 2.4% के साथ पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान चीन का है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या के हिसाब से भारत जो कि विश्व में दूसरा स्थान है। परसेंटेज देखें तो कितना परसेंटेज होगा, तो ये भी याद रखिएगा 17.5% के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। जिस तरह से ऊपर हम लोग देखा था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, उसी तरह से जनसंख्या में 17.5%। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीनविच से भारत का मानक समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। बात यहाँ पे ग्रीनविच की जा रही है, तो ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री याम्योत्तर जो है वो ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। और भारत का जो मानक समय है क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और ये पूर्वी देशांतर जो कहाँ से होकर गुजरता है, तो इलाहाबाद कह सकते हैं, यानी कि प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरता है। नैनी अगर ऑप्शंस में हो तो नैनी भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये 82.5 डिग्री भारत में होकर के गुजरती है, जो देशांतर लाइन है पूर्वी देशांतर, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन से हैं, तो उनको याद रखने का छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। यू कॉमा आप याद रखिए, ठीक है। यू कॉमा 5 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। यू का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, सी का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, ओ का मतलब हो गया उड़ीसा, एम का हो गया मतलब मध्य प्रदेश, और ए का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। तो यू कॉमा याद रखिए, इन्हीं 5 राज्यों से होकर के गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग लाइक्स को टारगेट पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि नीलगिरी पहाड़ियों पर इनका मिलन होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्वी घाट किसे कहते हैं? पूर्वी घाट जो हमारा माप मान के चलेगी, जो हमारा ये भारत का मैप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या है, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया और ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। यानी कि इन दोनों का जब मिलन होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये नीलगिरी के पहाड़ी पर ये एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा डोडा बेटा जो है वो कहाँ पे, तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, ऊटी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु में स्थित ऊटी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। कभी कभी पूछा जाता है कि ऊटी किस स्टेट में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। छोटानागपुर पठार का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के इतना किलोमीटर क्षेत्रफल पर आता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो छोटानागपुर का पठार है वो झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल इन 4 राज्यों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मेघालय पठार। मेघालय पठार में जैसे कि अगर बात करें गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है। ये ध्यान रखिएगा दक्कन पठार का भाग है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन क्या है कि दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित। इसी पर बैलाडीला लोहे की खान। तो ध्यान दीजिएगा कि बैलाडीला लोहे की खान कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ यानी कि दंडकारण्य पहाड़ पर ये स्थित है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम भाग को यहाँ पे क्या कहा जाता है, मलकानगिरी पठार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती है, तो टोटल 3 देशों से लगती है। और वो 3 देश कौन से हैं, नेपाल, भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट लगते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले भारत के राज्य। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। न्यू मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था। तो देखिए, यूएसबी याद रखेंगे। यूएसबी क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि नेपाल का यूएसबी। यूएसबी का मतलब यू से हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, एस का मतलब हो गया सिक्किम, और यहाँ पे बी का मतलब हो गया बिहार और बंगाल, यानी कि कुल 5 राज्य नेपाल से लगते हैं। ठीक है। भूटान से बात करें तो भूटान के आप याद रख सकते हैं साब। भूटान के साब भारत है, इस तरह से याद रखिएगा। साब का मतलब हो गया, एस का मतलब सिक्किम, और ए का मतलब असम, और एक ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और बी का मतलब हो गया बंगाल। ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि यहाँ से भी 5 राज्य लगते हैं, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों में अलग कर दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो विंध्य पर्वत है वो भारत को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है, लगभग में, यानी कि 2, एक उत्तर और एक दक्षिण भागों में विभाजित करती है। बीचों बीच से होकर के ये बीचों बीच में स्थित है विंध्य पर्वत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना था, मलाबार तट के नाम से जाना था, दक्षिण पश्चिम तट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम तट को। भारतीय समुद्र के तट की लंबाई कितनी है, 75-16.5 किलोमीटर। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई, अगर पूछ ले कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया स्थल सीमा की लंबाई। लेकिन अगर पूछ ले कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, भारत का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट जो होता है मालाबार तट के नाम से, जबकि दक्षिण पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से, 5 राज्यों के नाम बताया था, और यही 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की सीमाएं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, म्यांमार की सीमाओं से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। अरुणा मामी करके एक छोटा सा ट्रिक होता है, आप इसको याद रखेंगे। लेकिन ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे जाकर के सर्च कर सकते हैं, वीडियो में आपको मिल जाएगा, पड़ोसी देशों के साथ लगे भारतीय राज्य। सबसे टॉप पे हमारी वीडियो आएगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि आपको पता है पहले का जो मैप था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो था वो चीन के साथ सटता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो न्यू मैप हमारा आया हुआ उसके अकॉर्डिंग देखें तो जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा अब चीन के साथ नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। तो इसको भी याद रखने के लिए मैंने उस वीडियो में ट्रिक बताया है, आप वहाँ पे जाकर के सीख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है कि पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख, जम्मू कश्मीर। पहले यहाँ पे होता था 4 ही चीज़, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर होता था, लद्दाख इसमें नहीं आता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ अब लद्दाख भी अपनी सीमा को साझा करता है, और ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ये दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो सबसे लंबी सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगता है, और वो है 4096.7 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी सीमा साझा की जाती है। और वहीं सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होता है, तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर लंबी। ठीक है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है, और वो 7 राज्य आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कौन कौन से, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं म्यांमार। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था नेपाल, नेपाल से सीमा कितने स्पर्श करते हैं? 5 राज्य यानी कि यूएस भी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यही 5 राज्य बताए थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करते हैं ये टाइप पॉइंट्स की। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। तो ध्यान रखेंगे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन, चाचा याद रखिएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा? रेडक्लिफ रेखा। चलिए अगला पॉइंट्स कि भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा, ये ध्यान रखिएगा डुरंड रेखा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पहला पॉइंट यहाँ से पूछा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो वो किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसको याद रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद है, और यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है? भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा दक्षिण पश्चिम में मालदीव स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह, ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, और जबकि सबसे अधिक यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या हो जाता है? मासेनराम, ठीक है, मासेनराम। श्रीलंका जो है भारत का भू सीमा सहभागी नहीं है, यानी अपनी ये सीमा को साझा नहीं करता भारत के साथ। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। अब ये द्रास कहाँ पे पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा द्रास जो है वो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, लद्दाख में। अगला प्रश्न कि भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अंतिम रेलवे स्टेशन का नाम है मुनाबाव, मुनाबाव, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि कोंकण रेलवे जो मार्ग है उससे कितने राज्यों से होकर गुजरता है? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 3 राज्यों से होकर के गुजरता है कोंकण रेलवे। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से देखने को मिलते रहते हैं। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते चलते हैं, आप यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। जैसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। मंदिरों का शहर क्या हो गया? वाराणसी। पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघों का घर मेघालय। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। अरब सागर की रानी या फिर पूर्व की बेसिन कोचिन को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मंसूरी को। उसी तरह से इस्पात नगरी या फिर भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, महलों का शहर कोलकाता, स्वर्ण मंदिरों का शहर या फिर गोल्डन सिटी अमृतसर को, त्योहारों का नगर जो कि मधुर है, ठीक है। मंदिरों का नगर ऊपर हम लोगों ने देखा था वाराणसी, जबकि त्योहारों का नगर जो है वो मधुर है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे को। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जबकि इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। अंतरिक्ष का शहर या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो नगर है वो किसे कहते हैं? बैंगलोर, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को, ठीक है, बुनकरों का शहर पानीपत। 7 टापुओं का नगर या फिर भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब है, पंजाब 5 नदियों की भूमि। झीलों का नगर पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। फलोदानों का स्वर्ग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, सिक्किम, ध्यान रखेंगे। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉयट पीतमपुर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि साल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो कि कावेरी को कहते हैं। बृहद गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी ये नदी है गोदावरी, ठीक है। पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जानता है, जिस तरह से बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जानते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जानते हैं। उसी तरह से इत्र का शहर जो हो गया वो कनौज हो गया। काशी की बहन गाजीपुर, और राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, ठीक है। और घाटों का शहर किसे कहते हैं? वाराणसी को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई हो गया। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। और उसी तरह से आगे भी देखिए, ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। ताला नगरी। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद हो गया। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा, आपको पता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जो कि भारत के भौगोलिक उपनाम।
अब देखिए इससे जुड़ी कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे चीन और भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि हाल ही में करंट का ये क्वेश्चन था कि जोगबनी, विराटनगर और जयनगर विजलपुरा बड़दी बस लाइनें भारत को नेपाल से जोड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, जोगबनी विराटनगर हाल ही में जो कि 2020 में इसको स्टार्टिंग किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। भारत का सबसे लंबा जो राजपथ है वो कौन सा है, तो NH-27। ठीक है, NH-27 याद रखिएगा। और यह राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर के असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है, सिलचर तक जाता है। पहले NH-7 हुआ करता था लेकिन अब 27 है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि HBJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को कहाँ से कहाँ जोड़ता है, हजीरा से बीजापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। हजीरा कहाँ पे पड़ता है, हजीरा गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात से प्रारंभ होकर जगदीशपुर तक जाती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। शेषनाग जो कि हाल ही में स्टार्ट किया गया था, शेषनाग भारत का सबसे लंबा 2.8 किलोमीटर के साथ मालगाड़ी ट्रेन है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिम भागों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है, तो 2 घंटे का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ अगर हम गुजरात ले लें और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश ले लें तो दोनों के बीच समय अंतर में कितना का अंतर है, 2 घंटे का अंतर होता है। अराकन योमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI एकदम। अराकन योमा हिमालय का विस्तार है जो कि म्यांमार में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, अराकन योमा म्यांमार में स्थित है। आगे देखिए, कच्छ की खाड़ी एवं कच्छ का रण थार मरुस्थल में स्थित दक्षिण में स्थित है, थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी का भाग है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो कि चोटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि शेषाचलम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है शेषाचलम पहाड़ी। अच्छा, शिवराय की पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है, शिवराय की पहाड़ी कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान उन्हें पहाड़ियों के उत्तरी ढलान की तुलना में ज़्यादा वनस्पति युक्त है, क्योंकि दक्षिणी ढाल को ज़्यादा वर्षा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। नंदा देवी जो चोटी है वो कहाँ पे, तो कुमाऊं हिमालय में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। लटकती घाटियों का निर्माण गतिमान हिम की क्रिया से होता है, लटकती घाटियों का निर्माण गतिमान हिम की क्रिया से होता है। दक्कन पठार का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से हुआ, बेसाल्ट चट्टान से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डामम यानी कि इलायची की जो पहाड़ी है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का पहला जो टॉपिक्स था भारत एक परिचय, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले, तो अब यहाँ पे साइंस को देख लेते हैं। और साइंस में ये टॉपिक हो जाता है ताप एवं दाब। कल की जो मैंने वीडियो बनाया था स्पेशल साइंस पे था, 2 टॉपिक्स मैंने कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिए। और ये हमारा 4th पार्ट हो रहा है इस बुक से, तो सारे टॉपिक्स को कवर करते चलिए। इस बुक को हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे ख़त्म करें। ठीक है, चलिए शुरू करते। ताप एवं दाब क्या कह रहा है कि वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ की दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। चाहे वो दाब हो या फिर ताप हो, ताप का भी कंडीशन यही होता है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईंट जो होते हैं वो ताप के कुचालक होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर रहने वाला व्यक्ति 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पूरे साल भर यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली पड़ते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लंबवत पड़ते रहता है। अगला पॉइंट कि साइक्लोट्रॉन आवेशित कण त्वरित है, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्रॉन जो कि आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है। पूछा जाता है कि किसको, तो आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए होता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते वस्तुओं के बीच यह आकर्षण जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ था। आगे देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी किसके विधि से गर्म होता है, तो चालन यानी कि कंडक्शन के कारण गर्म हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
और यहाँ पे है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 760 mmHg होता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती है। आगे है कि एक नैदानिक थर्मामीटर को जब उबालते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह फट जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों फट जाता है? क्योंकि नैदानिक जो थर्मामीटर होता है वो मानव शरीर के तापमान का केवल लघु परास पढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है और बहुत उच्च तापमान होने पर यह फट जाता है। अगर उबालते हुए पानी में डाल दिया तो वो काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, बस इस वजह से वो फट जाता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन का गलनांक कितना होता है? तो पॉलीथीन का गलनांक 105 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 135 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगला पॉइंट है कि वायु की विशिष्ट ताप वायु के घनत्व के बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है कि साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है, यानी कि ठंडा रहता है, क्योंकि तो इसका कारण क्या है कि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता रहता है। हम लोगों ने पहले बहुत सारा घड़े का पानी पिया हुआ है, क्योंकि अक्सर घड़े का पानी गर्मी में बहुत अच्छा लगता था, ठंडा रखता था, कारण इसका यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। और मैं आपको कल बताया था कि दाब क्या होता है, दाब को क्या किस तरह से परिभाषित कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि जो P होता है वो F/A होता है। ठीक है, जितना अधिक अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो फोर्स जो होगा वो कम लगेगा, प्रेशर जो होगा वो कम लगेगा। क्लियर? और इसका उदाहरण किस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो एक गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर हम सुई से फोड़ते हैं तो वो जल्दी से जो कि फूट जाता है, जबकि नाखून से अगर हम टच करते हैं जल्दी से फोड़ने की कोशिश करते हैं नहीं फूटता है। क्यों? क्योंकि नाखून हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा ले लेता है, जिस वजह से वहाँ पे प्रेशर कम लगता है। और वही होता है सुई में क्या होता है कि क्षेत्रफल कम लगता है, जिस वजह से उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, ध्यान रखेंगे, लोहे का एक प्रमुख अयस्क माना जाता है हेमेटाइट। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एकदम VVI है, ध्यान रखेंगे कि दाब में वृद्धि होने पर दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट कि 100 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त जलवाष्प का दाब पारा के 760 मिली दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बुक से रिलेटेड हम यहाँ पे 2 टॉपिक्स को कवर किया, पहला ज्योग्राफी, दूसरा साइंस। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो जो लाइक्स का टारगेट मैंने 500 रखा है, प्लीज़ 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 इस लाइक्स को कंप्लीट ज़रूर कर दें। और हम मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या रखें, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हम कवर करेंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। हिस्ट्री हम लोगों ने ख़त्म किया, उधर ख़त्म मतलब 2-3 टॉपिक्स देखा था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रखा जाए। जिसका ज़्यादा कमेंट्स होगा उसी के थ्रू हम तक देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।